फंक्शन ये रिटर्न टाइप है इसकी वॉइड एंड ये आर्गुमेंट लेगा int स्टार। तो आप लोगों को बताना है कि ये 4 जो ऑप्शन है इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन सही है। तो 1 मिनट वेट करो और तो इसका जो आंसर होगा ये मैंने आप लोगों को जब फंक्शन के लैब मैंने कराए थे तब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसको डिस्क्राइब किया था मैंने। तो आप लोग को याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर याद है तो इसके आंसर बताओ क्या होगा। अगर किसी की भी माइक में प्रॉब्लम है आप टीम्स में मैसेज कर सकते हो आंसर्स, मैं उसमें भी चेक कर लूंगी। कोई आंसर नहीं है। वो मैम इसका ये हो सकता है कि FTR एक खुद फंक्शन हो जो int एज अ पॉइंटर आर्गुमेंट ले रहा है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन बताओ मुझे। I think C is the closest. और कोई आंसर? मोक्ष, मोक्ष आंसर बता इसके। हिमांशु आंसर बता, क्या आंसर होगी अगर ये एक डिक्लेरेशन है। और कोई भी मैं सभी की नाम अगर पढ़ते रहूंगी कि कौन कौन क्लास में है तो आपको ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सिस्टम को शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए सारे नाम जिनको भी जो भी लग रहा है आप बताओ, मैं हर एक इंडिविजुअल के नाम इसलिए अनाउंस नहीं की। बताओ, और 2-4 आंसर मैं पहले सुन लूं, उसके बाद मैं सही आंसर बताऊंगी और क्यों है वो रीजन बताऊंगी। सतीश, क्या आंसर होगा बेटा? तो मैं आंसर बताती हूँ। इसके आंसर हमें क्वेश्चन दिखाना। ये आपकी एक डिक्लेरेशन है और इस डिक्लेरेशन की मीनिंग क्या है बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है ये कंपाइलेशन एरर है और बाकी तीनों का कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, और तीनों में एरर नहीं होगा और वो ये डिस्क्राइब करेंगे। तो तीनों की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप लोगों को बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। कभी कभी मुझे ही अच्छा लगता है कि आप लोगों को सी की इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जी ए है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर देते हैं। फंक्शन जो है सी की, अगर कोई फंक्शन है वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाएगी, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाती है। तो और एरे जो है वो रिप्रेजेंट करते ही है मल्टीपल वैल्यू को, तो इसलिए क्या होगी, ये फंक्शन नहीं दिखाएगी। जावा से कंपेयर मत करना, ये सी है, सी रिटर्न नहीं कर पाएगी। कब रिटर्न कर पाएगी, अगर हम चाहते भी है कि कोई मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करे तो इसके जगह हम पॉइंटर दे सकते हैं।
फिर पॉइंटर को अगर हम रिटर्न करेंगे तो एक 1 by 1 वो वैल्यू जो है पॉइंटर की वो रिटर्न कर सकती है। लेकिन एरे मल्टी वैल्यूड है और स्टैटिक मेमोरी को इंडिकेट करते हैं, तो एज ए होल वो स्टैटिक मेमोरी को उतने ज्यादा वैल्यू को सी फंक्शन रिटर्न नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कंपाइलेशन एरर दिखाएगी। मैंने जब भी आप लोगों को क्लास में भी लैब में भी हम लोग प्रोग्राम करते थे फंक्शन की, मैंने बार बार आप लोगों से कहा था कि जब मैं इनिशियली फंक्शन की डेफिनेशन पूछती थी, तब मैं जब रिटर्न टाइप को डिफाइन करती थी, तब मैंने कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, कि ये हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है। ये सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करती है सी फंक्शन के लिए। तो इसलिए आंसर ए होगा। और अगर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसको पॉइंटर के थ्रू रिटर्न करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये आंसर आती होगी, लेकिन आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा इसको या सिली मिस्टेक्स के, तो इस टाइप के सिली मिस्टेक्स मत करना, ध्यान में रखना। तो अभी इस क्वेश्चन के आंसर बताओ, ये क्या है? ये आप लोगों को एक्सटर्न पता है, तो एक्सटर्न के बारे में मैं अगर आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है तो मैं बताऊंगी। मैं लिंक भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट में बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो इसमें क्या है कि 2 फाइल्स हैं। एक फाइल की नेम है सोर्स फाइल 1 और एक फाइल है सोर्स फाइल 2। और सोर्स फाइल 1 में हम लोग एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, जो एरे है int arr this, और हम लोग SF2 में इसी एरे को एक्सटर्न वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्सटर्न एरे। तो जब हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फाइल है इसमें साइज ऑफ करके हम लोग इस एरे की साइज को दिखाना चाहते हैं। लेकिन कौन सी एरे की हम रेफर करना चाह रहे हैं कि ये जो पहली सोर्स फाइल है उसकी जो उसमें जो एरे डिक्लेरेशन की गई है, ये एरे, इसकी साइज ऑफ को दिखाना चाहते हैं। तो इसकी साइज आपको दिखाना चाहते हैं थ्रू दिस फाइल, इस फाइल में लिख के, क्योंकि ये जो एरे है ये एक्सटर्न के थ्रू इस फाइल में भी डिक्लेयर्ड है। तो आप लोगों को बताना है क्या हम लोगों को SF1 में जो एरे है उसकी साइज की एक्चुअल वैल्यू मिलेगी थ्रू SF2 यूजिंग साइज ऑफ कीवर्ड। ये है क्वेश्चन। सोर्स फाइल 2 में हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करके जो सोर्स 1 में डिक्लेयर्ड है फाइल, उसको उसकी साइज को, एक्चुअल साइज को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो बताओ एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चिराग, चिराग बेटे इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो बता। एक फाइल है, हम लोग जब भी कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं एक एक फाइल में सेव करते हैं। तो सपोज 2 प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा है, लेकिन 2 इंटरकनेक्टेड है। और कैसे है कि एक सोर्स फाइल की ये सोर्स फाइल 1 है और इस फाइल की एक वेरिएबल है ये, इस एरे इसमें लिखा है और एरे की यूटिलाइजेशन भी हुई है। तो इस एरे को हम लोग इस और एक फाइल लिए और उस फाइल में भी हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको एक्सटर्न करके डिक्लेयर किया। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी। तो एक्सटर्न स्टोरेज क्लास देके हम लोग ऐसे ARR करके हम लोग डिक्लेयर किए। तो जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ऐसे करके हम लोग डिक्लेयर किए हैं। तो
तो अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो एक साइज अप करके ऑपरेटर है जो कि साइज इंडिकेट करती है कि क्या साइज होगी। हम साइज अप की बहुत सारे एक्सेप्शंस है, हम लोग करेंगे उसको। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर इस फाइल के लिए यूज करेंगे और इस फाइल में जो एरे डिक्लेयर की गई है उसको, उसकी साइज को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, एक्चुअल साइज जो है उसको? ये जो एक्चुअल जो वेरिएबल है एरे वो डिक्लेयर्ड है इसमें, ठीक है, SF1 में, लेकिन वो सेम वेरिएबल भी एक्सटेंड करके SF2 में भी अवेलेबल है। तो अभी SF2 में हम लोग साइज ऑफ ARR अगर लिखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड है इसकी साइज क्या हम लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्चुअल साइज? बताओ। सब ब्लैंक क्यों हो गए? जो भी लग रहा है बताओ। प्राची, प्राची मालगुड़ी, रिस्पॉन्स करो बेटा। प्राची रिस्पॉन्स करो। अगर आपकी माइक खराब है तो आप मैसेज में रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स करो बेटा प्राची, नहीं तो मैं मैसेज। रिस्पॉन्स करो प्राची जी। बताइए मुझे कि प्राची बताओ मुझे इस क्वेश्चन के आंसर। अगर आपकी माइक में प्रॉब्लम है, आपको जो भी लग रहा है एक्सेस कर सकते हैं तो ट्रू बताना, एक्सेस नहीं कर सकते तो फॉल्स बताना। आप मैसेज में ही लिखो, जिनको भी जो लग रहा है मैसेज बॉक्स में टाइप करो, TF कुछ भी लिखो। स्पर्श ने लिखा ट्रू, पुरु ने लिखा ट्रू। नहीं, ट्रू नहीं होगा, इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में बहुत फर्क होता है। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में बहुत फर्क होता है। तो मैं एक फंक्शन की एग्जांपल दूंगी और इसमें क्या होता है, जब भी आप लोग एक्सटर्न यूज करेंगे, एक्सटर्न में क्या होता है, सारी चीज डिफरेंट हो जाती है। कैसे? अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो ऐसे एक्सटर्न करके, ये जो है पहली बात तो ये है कि ये एक डिक्लेरेशन है, इट इज नॉट डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम इस फंक्शन इसको, इस वेरिएबल को हम सोर्स SF1 में अगर हम लोग डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे, इसका मतलब है कि इस फंक्शन में हम लोगों ने सपोज डिफाइन किया, तो इस फंक्शन में जो डेफिनेशन है इस फंक्शन में डिफरेंट, इस फाइल में उसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है, डिफरेंट डेफिनेशन इसकी हो सकती है। और आप लोग जो एक्सटर्न करके लिख रहे हो, ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है। इसका मतलब क्या है कि हम एक अगर कोई भी वेरिएबल को इसमें डिक्लेयर करेंगे, उसके लिए एक डेफिनेशन डिफरेंट दे सकते हैं और इसमें सेम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, सेम वेरिएबल है लेकिन इसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, जैसे आप
डिफाइन करोगे अपने प्रोग्राम को, डिक्लेरेशन के टाइम पे एक्सटर्नल वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन नहीं होती है। जब आप डिफाइन करते हो उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन होती है। और फंक्शन को अगर देखोगे, अगर हम एक्सटर्न बोल के कोई फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तब भी क्या होता है कि इस फंक्शन को सपोज ये fun1 है, इसको एक टाइप से डिफाइन किया, फिर इसको मैंने कॉल किया, ठीक है, इस प्रोग्राम में सेम फंक्शन को डिक्लेयर किया मैंने इसमें, अगर वैल्यूज डिफरेंट इसमें यूज करूंगी कॉलिंग, तो ये क्या करेगी, आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, नहीं तो जहां पे डेफिनेशन लिखा है इस डेफिनेशन को ये फॉलो करेगी, लेकिन इसकी कॉलिंग वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। तो आप लोगों को मैं एक लिंक भेजूंगी, आप खुद भी लिंक भेज के देख सकते हो कि एक्सटर्न में कैसे डिफरेंट होती है वेरिएबल और डेटा के लिए। तो मेमोरी एलोकेशन कैसी होती है, क्यों डिफर करती है। तो ये जो है ये डिक्लेरेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें साइज मेंशन नहीं है। एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आपको, जो लिंक भेजूंगी उसमें सब कुछ है, लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट में एक चीज आप लोगों को ऐड करूंगी इसको समझाने के लिए। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम में कोई भी फाइल प्रोग्राम को लिखेंगे या फाइल में सेव करेंगे, प्रोग्राम की उस फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग एक बफर जनरेट होती है। एक बफर मतलब मेमोरी एलोकेशन होती है, और ये बफर क्या करती है, इस फाइल की जितने भी आप एलोकेशंस वगैरह करोगे सबको स्टोर करता है। तो दोनों फाइल के लिए जब भी आप दो फाइल ओपन करेंगे, दोनों फाइल के लिए ये बफर डिफरेंट होगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप डिफाइन करोगे अपने वेरिएबल को, ऑल दो यू आर, इसमें भी ARR है, इसमें भी ARR है, लेकिन यू कैन डिफाइन इट इन डिफरेंट वे। कैसे, इसके लिए आपने जैसे 2 3 1 2 3 4 5 दिया, इफ यू वांट यू कैन गिव इट एज 6 8 9 10 11, और इसके बाद आप 12 भी दे सकते हो। क्यों, आपने इस में कोई साइज मेंशन नहीं की है। तो you can define, for this file you can define ARR with 5 elements, but for this when using with external variable you can define 10 elements, that is justified. So size will get differ from this. इसमें अगर साइज 5 इंटीजर्स की है तो साइज ऑफ, सपोज इसकी साइज ऑफ हो गई आपकी 20, तो इसके लिए 40 हो सकती है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे आपकी बफर्स इंडिविजुअल होगी, उसके लिए जैसे आप डिफाइन करोगे वेरिएबल को, वैसे ही आपकी साइज ऑफ होगी। तो इसके लिए अगर साइज ऑफ 40 होगी, दैट इज नॉट द एक्चुअल साइज ऑफ ARR as declared in SF1. SF1 में इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। तो इट्स नॉट, बोथ आर नॉट इक्वल। तो आप लोगों को मैं एक लिंक भेजूंगी रिगार्डिंग एक्सटर्न, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, आप देखना इसको, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं देख सकते। इसके बाद इसकी बताओ, इसकी क्या होगी आउटपुट।
इसका आउटपुट क्या होगी, क्या लग रहा है? एक फंक्शन है जो कि ए की वैल्यू प्रिंट करेगी और इसमें आपकी ये कॉल की गई है, तो क्या आउटपुट होगी इसकी? हम कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट खाली आएगा। हाँ जी, आउटपुट खाली आएगा, क्योंकि 0 रिटर्न कर देगा ना वो सीधा। जी, इसके लिए कोई आउटपुट नहीं आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ एग्जीक्यूशन नहीं होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा या रन टाइम एरर जनरेट होगी, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। ये एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन कुछ प्रिंट नहीं होगा। ये जो जब भी आएगी, ये फू जो है, ये क्या है, जब भी आप ऐसे लिखेंगे ये फंक्शन पॉइंटर को रेफर करेगी, ठीक है, और इसको रेफर करेगी और इस पे ये जब जाएगी, इसलिए ये कुछ मतलब आपको रिटर्न नहीं करेगी। और ये फंक्शन जो है फंक्शन एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन एज इट्स रेफरिंग ओनली द फंक्शन पॉइंटर, और इस मोमेंट में कुछ नहीं है। इसको अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे ना थोड़ी सी, तो ये आउटपुट देगी। तो एज सच ये कोई आउटपुट नहीं देगा, लेकिन एग्जीक्यूशन होगा, तो कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा, ये नो आउटपुट होगा, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका बताओ, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे है जो कि जिसकी साइज 2 है, और ये जो है आर इसको इनिशियलाइज किया गया है वैल्यूज को, तो 1 और 2 ऐसे करके इनिशियलाइज किया गया है। फिर इसमें आपको ये 4 वैल्यूज को दिखाना है, ARR0.A0, ARR0.A1, क्योंकि 2-2 करके वैल्यूज है ना, जब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करोगे जिसकी दो वैल्यूज है सपोज, तो अगर कोई S1 है लेट्स से, तो S1 कैसे होगी कि S1 इज 2 वैल्यूज रहेंगे, 2 इंटीजर की एक एरे होगी। तो फिर S2 क्या होगी, S2 भी सिमिलरली 2 इंटीजर की एक एरे होगी। तो जैसे आपकी इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि ये AR1 मतलब ये स्ट्रक्चर की एक एरे है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर की एक एरे अगर है तो उसमें क्या होगा कि ऐसे करके मल्टीपल सेम स्ट्रक्चर रहेगी। तो ये है आपकी एरे स्ट्रक्चर की, और इसकी साइज कोई मेंशन नहीं है, तो कंपाइलर डिपेंडेंट है, आप जैसे वैल्यू डालोगे वैसे होगा, और कंपाइलर अगर चाहे तो इसके साइज को एक लिमिट करेगी। उसके बाद क्या है, जब आप इसको देखोगे उसके बाद क्या होगा कि ये है फिर ARR0, अगर 0 से हम देखेंगे तो फिर ये होगा आपकी ARR1, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ARR मतलब हर एक एरे एलिमेंट में, ये एक एरे एलिमेंट है, ये एक एरे एलिमेंट है, सब कैसी टाइप की है, स्ट्रक्चर टाइप की है। और स्ट्रक्चर कैसी टाइप है, स्ट्रक्चर के अंदर 2 एलिमेंट का एक एरे है, तो एक एक स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट्स है, फिर नेक्स्ट एरे के अंदर 2 एलिमेंट्स है, ऐसे ऐसे एक एक स्ट्रक्चर के अंदर 2-2 एरे एलिमेंट है, ठीक है। तो अभी ये इनिशियलाइजेशन है आपकी, आपको बताना है कि ये जो वैल्यूज है इसमें क्या क्या रहेंगे, बताओ अभी क्या क्या रहेंगे, क्या प्रिंट होगा।
राहुल क्या प्रिंट होगा बेटा इसमें? वैभव, वैभव रिस्पॉन्स करो बेटा। वैभव नेगी, रिस्पॉन्स करो। अगर आपकी माइक खराब है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज करो। राहुल, राहुल ठकराल, बेटा क्या आंसर होगी बेटा इसकी, बता। हटा दिया। क्या समझ में नहीं आया? मैसेज बॉक्स में डालो जिनको भी जो भी लग रहा है। वन टू प्रिंट कर देगा शायद। गलत हो फिर भी कुछ भी लग रहा है बोलो, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे वन टू जी, और कोई भी किसी को लग रहा है बोलो, नहीं तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी, बाद में जाके दिक्कत होगी। खुद नहीं करोगे ये सब नहीं आएगी कैसे भी करके। और मैं सपोज मैंने 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस कराए, उसके बाद अगर ये वैल्यूज ही चेंज कर देंगे आप लोगों को नहीं आएगा। मैं एक्सप्लेन, ओहो मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगी कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन खुद नहीं करोगे कि खुद की कहाँ कॉन्सेप्ट में लैक है वो समझ में नहीं आएगा। ऐसे स्पून फीड करके आप लोग याद करके आंसर्स बताओगे, फिर बाद में जाके आप लोग समझोगे कि क्या प्रॉब्लम होगी, और तब आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिलेगी। आप लोगों को खुद को पढ़ के समझना पड़ेगा चीजें। देखो 1010 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। क्यों प्रिंट कर रहा है मैं दिखाती हूँ अभी। इसीलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दी ताकि आप लोग थोड़ा सा उसमें ध्यान दे सको। तो एरे क्या है, ये सपोज ये एक स्ट्रक्चर है एरे, ठीक है। तो ये जो एरे है ये अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर है तो एरे के हर एक एलिमेंट में क्या होगा, दो दो करके एलिमेंट्स रहेंगे। तो अगर ये एरे की फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये एरे की थर्ड एलिमेंट है, तो ऐसे ऐसे जैसे साइज में जितनी साइज की दूंगी उतनी साइज की एक एरे क्रिएटेड होगा, जो कि किस टाइप की होगी, स्ट्रक्चर टाइप की एरे होगी। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मेंशन किया गया है कि इस स्ट्रक्चर में दो दो करके इंटीजर है, ये भी एरे है लेकिन इसमें दो एलिमेंट है। तो हम लोग जैसे ही इसको डिजाइन करेंगे, हम कैसे डिजाइन करेंगे, ऐसे दो एलिमेंट्स लेके एक एरे को डिजाइन करेंगे। तो हर एक एलिमेंट जो है इसमें हम लोग दो दो एरे देंगे, और दो एरे में क्या है कि दो एरे में अभी हम लोगों को वैल्यू डालना है। जब हम वैल्यू देंगे, इस पे वैल्यू देंगे, ये कैसे वैल्यू लेगा, ये जैसे कि एक सेट है, इस सेट में क्या होगी, 0 के लिए वैल्यू रहेगी, इस सेट में क्या होगा, 1 के लिए वैल्यू रहेगी।
तो अगर 0 के लिए वैल्यू लगेगी तो ये क्या, किस चीज को रिफर करेगी? ARR 0 को, ठीक है। और ये किसको रिफर करेगी? 1 के लिए अगर वैल्यू होगा तो ARR 1। अभी अगर कंपाइलर जाएगी जब ये वैल्यू लेके इसको देने के लिए, तब इसे क्या दिखेगी कि ARR के अंदर 2 एड्रेस अवेलेबल है। तो ये क्या करेगी, जो भी पहले इंडेक्स है उस इंडेक्स में 0, जो भी वैल्यू आपने असाइन किया है AR 0 के लिए, ये वैल्यू दिया। फिर दूसरे में अभी क्या देगा, क्योंकि दूसरे में आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया। एक्चुअली आपको असाइन करना चाहिए था ऐसे करके, ऐसे करके वैल्यू देना चाहिए था। तब क्या होता, ARR 0 में 2 वैल्यूज रहती, इसमें एक रहती, इसमें एक रहती। लेकिन आपने क्या किया, इसमें कुछ नहीं डाला। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगी, इस जगह पे 0 दे देगी, क्योंकि इस सेट में उसे और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। ये ब्रैकेट स्पेसिफाई कर रहे हो आप एक एक एलिमेंट के लिए। जब नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगी, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट में आएगी, किसकी? एरे की नेक्स्ट एलिमेंट में। एरे की नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ARR 1। लेकिन उसमें जाके भी कंपाइलर क्या देखेगी कि इसमें 2 मेमोरी स्पेस है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन किया है। तो ये जब 2 में जाएगी, उसको ये शुरू का जो इंडेक्स है इसमें खाली जगह मिलेगी, वो 2 को उसमें रख देगी। रखने के बाद उसको और एक फ्री स्पेस मिलेगी, इसको ये 0 से भर देगी ताकि गार्बेज वैल्यू ना हो, ठीक है। जब भी ऐसे वैल्यू देगी तो आप देखो, ये है आपकी 0 इंडेक्स, ये है 1। अभी आप कंपेयर करो कैसे, A ऑफ 0 0, तो 0 0 में कौन सी वैल्यू आई? 1 वैल्यू आई। फिर A ऑफ 0 1 को देखो, 0 ये है 0 1, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? इसमें आई 0। उसके बाद इसको देखना है, इसको अगर देखेंगे तब क्या है? A ऑफ 1 0, 1 0 में कौन सी वैल्यू है? 2। और A ऑफ 1 1, 1 1 में क्या है? 0। तो ऐसे एलोकेशन होगी आपकी, वैल्यूज ऐसे रहेंगे। तो यही प्रिंट कर रहा था हम लोगों के प्रोग्राम में, ऐसे ही दिखाएगा। दिस इज हैपनिंग ड्यू टू दिस ब्रैकेट। अगर हम ये दोनों ब्रैकेट ना रहते तो क्या होता, वो पहली जो इसके लिए 1 2 ऐसे करके रखता और कोई एलिमेंट्स नहीं रहते। As it's written as this, ये ब्रैकेट्स दिया हुआ है, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट को ये एक एक ब्रैकेट से एक एक इंडेक्स स्पेसिफाई करेगी, जैसे जैसे आप दोगे। अगर आप इसको नहीं लिखते हो तो पहले ही जो अवेलेबल मेमोरी उसको मिलेगी उसमें ही वैल्यू को स्टोर करेगी। तो ये है इसकी लॉजिक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसको। बताओ इसमें क्या प्रिंट होगा, क्या नहीं होगा। ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ मैं इसके आंसर। तो बताओ इसके आंसर क्या होगा। हम इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। जी, वेरी गुड, ये इनफाइनाइट लूप होगा। और कोई आंसर किसी को? सारे आप क्लास तो कर रहे हो ना, साइलेंट होके बैठे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्लास में एक्टिव हो कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, वो भी नहीं बोल रहे हो। बताओ, ताकि अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से बताऊं। श्याम बाबू जायसवाल। मैम आ रहा है। ठीक है,
डेफिनेटली। तो अच्छी बात है रिस्पॉन्स करना, क्योंकि क्या होती है अभी जैसे बारिश हो रही है, कभी-कभी रिस्पॉन्स नहीं करते हो आप लोग, तो कभी-कभी ना मेरी नेटवर्क चली जाती है। तो मैं पूरा 2-3 स्लाइड्स ऐसे पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मुझे अचानक से लगता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, देखती हूँ, तब देखती हूँ कि नेटवर्क ही नहीं है और कनेक्शन जो है वो एंड अप हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करने के लिए बोलती हूँ। तो आप ऐसे तो बता सकते हो कि ये समझ में आया, हाँ ठीक है, इतना तो बता सकते हो। तो इसके लिए क्या होगा, देखो क्यों इनफाइनाइट लूप होगा ये। पहली बात तो ये कि ये जो डिक्रीमेंट है देखो 2 बार हो रही है, ठीक है। तो पहले जब ये 9 लेके आएगा, 9 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर 9 नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, n की वैल्यू क्या है, 9 है, 9 प्रिंट करेगी। उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस, कहाँ पे माइनस हो रही है, यहाँ पे माइनस हो रही है, और ये जो माइनस माइनस है ये भी इसमें माइनस होगी इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। ये अभी तक माइनस नहीं हुआ है। आप लोगों को पता है फॉर लूप में क्या होता है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक करके जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि n माइनस माइनस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये n 9 है तो 9 के लिए 2 बार डिक्रीमेंट होगा। एक ये माइनस माइनस इस प्रिंट एफ के अंदर जब प्रिंट हो गया 9, उसके बाद एक बार माइनस होगा, फिर ये जो n माइनस माइनस है ये इस स्टेटमेंट के बाद फिर से एग्जीक्यूट करेगी। तो ये जो 8 है ये अभी क्या हो गया, 7 हो गया। 7 हो गया, इनिशियलाइजेशन तो पहले ही चेक हो गई, तो इसको और चेक करने की जरूरत नहीं। अभी n की वैल्यू क्या है, 7 है, 7 के लिए चेक होगा। जब 7 के लिए चेक होगा तब क्या होगा, ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी प्रिंट होगा इस स्टेटमेंट में। और प्रिंट होने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये अभी क्या हो जाएगा, 7 माइनस माइनस मतलब 6, और ये जो है ये फिर से इसमें एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये अभी हो गई 5। तो ये अभी क्या होगा कि ये 5 हो गया, फिर से 5 चेक होगा और 5 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या होगा, इसमें जाएगी और प्रिंट होगी 5, और फिर माइनस माइनस होके ये होगा 3। 3 के लिए नॉट इक्वल्स चेक होगा, चेक होके ये फिर से 3 प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होगी और नॉट इक्वल्स चेक होगा, नहीं है फिर से 3 माइनस माइनस होके 1 हो जाएगी। अभी जब ये 1 हो जाएगी उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, जब 1 माइनस माइनस होगी तो ये कौन सी वैल्यू में जाएगी, 1 को अगर 2 बार माइनस माइनस करेंगे ये -1 हो जाएगी। उसके बाद इसको 2 बार -1 करेंगे ये -3 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये -5 हो जाएगी, ऐसे ऐसे चलते रहेगा। तो 0 कहीं पे भी नहीं आया। 0 अगर आता तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाती, लेकिन हर एक जो भी रिजल्ट आ रहा है सारे नॉट इक्वल्स टू 0 है। एज सब नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये इनफाइनाइट लूप तक चलेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट लूप तक चलेगी। आप प्रोग्राम करके भी इसको देख सकते हो। तो इसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो और इसकी वैल्यू इसकी क्या होगी, ये बहुत स्पेशल एक प्रोग्राम है। इसकी हम लोग क्या करेंगे कि इसकी प्रोग्राम को देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही एक यूनिक प्रॉब्लम मुझे लगा। बताओ इसकी रिजल्ट क्या होगी, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे।
मैम 5 बार 2 प्रिंट हो जाएगा। और कोई आंसर? ये प्रोग्राम दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी जब इसको एग्जीक्यूट किया देखा, बहुत सारी 2-4 एग्जांपल्स भी लेके देखा कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रोग्राम में। मतलब क्यों हो रहा है वो तो पता चल रही है, लेकिन इसको ही थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्रॉब्लम। मतलब देखने में सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है। तो आप लोग ही जिनका भी आप लोगों पे सी की नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं उनको ही ये डिफरेंस करने के लिए बोलूँगी कि आपको क्या लगता है क्यों डिफरेंस हो रही है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि इसकी रिजल्ट क्या है। ये देखो फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन दे रही है, और फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन एक ऐसी टाइप की, आप लोगों को ये सारी चीज पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगी जितना एबनॉर्मल कंडीशन से, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट या सेगमेंटेशन फॉल्स, ये सब की थ्योरी पार्ट भी दूँ। मैं स्लाइड्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, लेकिन ये सारी चीज बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन जनरेट कर रही है। ये तब जनरेट होता है जब कोई सपोज डिवीजन के टाइम पे कुछ एरर आया, कुछ रन टाइम एरर है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रही है मैं बताती हूँ। जब भी आप ऐसे इसको डिवाइड करते करते जाएंगे तो एक टाइम में सी माइनस माइनस होके 0 होगी। एक टाइम में जब आप ये कैलकुलेशन में देखो, नंबर जो है उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो रही है। तो जो भी रिजल्ट होगी, जैसे कि नंबर, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। मतलब अगर आप इसको 10/2 करोगे तो 10/2 करोगे, उसके बाद 10/5 करोगे, 2 आएगी। फिर से कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होके 2 बाई नंबर इज इक्वल्स टू, अभी 2 है तो 2/5 होगी। तो इसमें भी 0 दे सकती है क्योंकि ये इंटीजर है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब c माइनस माइनस होते होते जाएगी। तो c की वैल्यू जब 5 से लेके ऐसे ऐसे करके माइनस माइनस होके 0 में जाएगी, तब ये व्हाइल 0 होगा। और व्हाइल 0 जब होगा तब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ये पार्ट तभी ये डू पार्ट और एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो तब तक हम लोग इसमें इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर रही है, लेकिन ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। जब ये सी माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक रन टाइम एरर देगी। ये रन टाइम एरर जनरेट करेगी कि while is false, that's why we can't execute this। और ये रन टाइम एरर देगा, इसलिए क्या होगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन आएगी और ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं और एक चीज बताऊंगी। आप लोगों में से बताना कि ये क्यों फिर हो रही है। जब हम लोग 0 दे रहे हैं वाइल फॉल से, हम इसकी वैल्यू 0 दे रहे हैं, इसको काउंट नहीं कर रहे। सी माइनस माइनस जब 0 हो रहा है तब ये रन टाइम एरर हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन जनरेट कर रही है। अभी हम लोग क्या किए, इसको 0 ही कर दिए, ये वाइल 0। फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। देखो 2 प्रिंट हो रहा है। तो कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैम क्योंकि जब हमने वाइल 0 कर दिया तो कंडीशन आगे एग्जीक्यूट हुई नहीं, सो नो की वैल्यू इंटीजर ही रही, फ्लोट में गई नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यही एक रीजन है? तो फ्लोट है, सपोज फ्लोट वैल्यू है, तो फ्लोट जो आपकी वैल्यू है वो 0 पॉइंट समथिंग प्रिंट करेगी। मैम अगर नीचे प्रिंट एफ में परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ कर दे तो प्रिंट होगा? देखते हैं, चलो।
सारे करके सब करके देखते हैं और क्या लगता है मुझे आप लोगों की ओपिनियन चाहिए, क्योंकि सच में आप लोग एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहे हो क्लास में, तो इसको भी देखते हैं कैसे आप करते हो, क्या आपकी लॉजिक है, मुझे जानना है। अभी मैं आप लोगों को और एक बात बताऊंगी कि क्लास में जैसे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे है कि मैं दिखाती हूँ कि देखो इसको अगर ऐसे तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो अगर जो लोग भी आप देख रहे हो ये परसेंटेज, तो जो लोग भी देख रहे हैं उनको मैं बताऊंगी कि आप लोग इंटरनेट में सर्च करोगे, आप लोगों को डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लेकिन ये सब चीज प्रैक्टिकली जैसे कर रहे हो ये आपको तब खुद हाथ से करना पड़ेगा, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अटेंटिवली क्लास करोगे तो क्लास में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो इसमें भी फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन है। आप लोग जैसे सोच रहे है ना कि ये फ्लोट है इसलिए एरर जनरेट कर रही है, या इंटीजर है इसको अगर फ्लोट कर देंगे। अच्छा चलो इसको भी फ्लोट करके देखते हैं। क्या मैम ऊपर n को डबल फ्लोट कर दो। मैं इसको भी फ्लोट कर दी, ठीक है, तो इसमें करके देखते हैं। नहीं है तो हाँ अभी तो ये मैंने सही लिखा ना, फ्लोट सब, तो चलो नहीं होगा क्योंकि ये रन टाइम एक्सेप्शन आप लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ना। तो मैं थोड़ा सा ही जितना मुझे कॉन्सेप्ट है उससे मैं बताऊंगी आप लोगों को कि क्या हो रहा है इसको। जब आपकी एलयू पार्ट में जा रही है, जब आपकी सीपीयू में एग्जीक्यूशन हो रही है, तो सीपीयू क्या कर रही है, ये डू पार्ट को कैलकुलेशन कर रही है, ठीक है। सीपीयू रन टाइम में डू पार्ट को कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब बहुत इनिशियल स्टेज है तब आपकी एलयू में कौन सी पार्ट लोडेड है, ये पार्ट एलयू में लोडेड है, ठीक है, ये पार्ट लोडेड है। तब वाइल इंस्ट्रक्शन नहीं आई एलयू में, सीपीयू के एलयू में वाइल पार्ट नहीं आई। वाइल पार्ट नहीं आई मतलब तब एग्जीक्यूशन में नहीं आया। तो तब क्या है, ये नंबर की वैल्यू दिया हुआ है। जब हम लोग c इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, तो तब क्या कर रहा है, ये जो इसकी वैल्यू है ये ऑलरेडी ये मेमोरी में भेज रहा है, मेमोरी में भेज रहा है और मेमोरी से एक्सेस करके ये प्रिंट कर रही है, ठीक है। तो फिर आपकी फॉल्स भी हो जाए। हम लोग जानते हैं कि डू व्हाइल लूप में पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है, पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि तब उसको व्हाइल पार्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, उसको खाली एग्जीक्यूशन करना है स्टेटमेंट। तो वो क्या करेगी, नंबर की एक जो भी वैल्यू है इसको रिप्लेस करेगी। सपोज 10 है, 10 को रिप्लेस करेगी मेमोरी में। आप आइडिया लगा लो, ठीक है, डायग्राम में नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, आप आइडिया लगा लो कि मेमोरी में एक सेल है जिसमें नंबर के लिए 10 लिखा हुआ है और उसमें जाके ये मॉडिफाइड जो वैल्यू है उसको रिप्लेस। तब रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है कि मॉडिफाइड ये वैल्यू, तब उसके बाद जाके ये 0 हो गया। 0 होने के बाद ये क्या करेगी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी और उसमें इसकी फेलियर हो जाएगी। लेकिन नंबर की एक वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी में है और ये क्या करेगी, उसे एक्सेस स्पेसिफायर को देके उसको एक्सेस की एड्रेस स्पेसिफायर को दी फॉर द वेरी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के लिए। उसके बाद सपोज इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं है और मेरे जो प्रोग्राम है इसमें पहले ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गया, ये कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गया। तो अभी एलयू में क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है नंबर की, एक एक करके नंबर जनरेट हो रहा है, बैठ रहा है नंबर जाके और एक एक बार व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कर रहा है।
तब क्या होगा, जब भी नंबर को आप प्रीवियस नंबर को रखे हो 0 ऐसे करके, ये जब 0 हो जाएगी, रन एग्जीक्यूट कर रहा है, रन टाइम में है। इसमें जैसे जैसे ही हम 0 लिखेंगे, शुरू में ही इसकी एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी शुरू में ही कि ये नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगी, जो भी वैल्यू इसकी थी उसी को प्रिंट कर देगी। लेकिन ये जब रन टाइम में होगा, मतलब सीपीयू में कैलकुलेशन हो रही है, सी माइनस माइनस की कैलकुलेशन होके सडनली इस मोमेंट पे ये 0 हो गया, सडनली कंपाइल, पहली वाली जो थी वो कंपाइल टाइम में आप 0 लिखे उसको, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड थी, इसमें रन टाइम में जाके सी माइनस माइनस इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या हो जाएगा, इमीडिएटली सारे जो कैलकुलेशंस है वो सारा स्टॉप हो जाएगी और आपकी एक इंटरप्शन जनरेट होगी सीपीयू में। वो इंटरप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगी कि आपको अभी प्रोग्राम को स्टॉप करना है क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन आ गई है, ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती, ठीक है। और ये डिवीजन परफॉर्म करते करते ये सी अचानक से 0 हो गया है, वाइल लूप की नहीं है। तब वाइल 3 बार ऑलरेडी इसके पहले एग्जीक्यूट हो गई है, सारे एग्जीक्यूशंस जो है सबको ये फॉल्स कर देगी। मतलब ये जो आप नंबर को तभी आप डिफाइन किए थे, सारे एग्जीक्यूशंस जो है सबको कैंसिल कर देगी। ये सारा जो है ये सारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटरप्शन जनरेट हो गया है, फिर नंबर को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और ये जो आपकी है एक्चुअली क्या होता है, जब भी सीपीयू कोई इंटरप्शन जनरेट करती है उसके अगेंस्ट में एक सब रूटीन क्रिएट होता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा सब रूटीन रहता है, रूटीन मतलब फंक्शन, पकड़ लो कोई एक्सेप्शनल केसेस के लिए फंक्शन है, तो वो सब रूटीन कॉल होगा। तो वो सब रूटीन क्या करेगी, ये मैसेज जनरेट करेगी कि फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन है आपके प्रॉब्लम में और हम लोग इंटरप्ट करने के लिए उसको मैंडेटरी, हम लोग इसको इंटरप्ट, तो इसके लिए क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन जो है ये जनरेट होगी। तो बेसिकली लॉजिक ये है, जितना मुझे लगा कि ये होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दूसरा कुछ लग रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसकी ऐसा ही होना चाहिए कि जब ये 0 मिलेगी इसको, वो कंपाइलेशन टाइम पे होगा, इसमें अगर आप पहले ही 0 लगा दो। लेकिन एज दिस इज रन टाइम एक्सेप्शन, उसमें क्या होगा, सीपीयू इमीडिएटली एक इंटरप्शन जनरेट करेगी, इंटरप्ट, और वो इंटरप्ट के अगेंस्ट में जो सब रूटीन है वो जब कॉल होगा तब पूरी ये जो एग्जीक्यूशन पहले हुई थी सारा स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपकी कंडीशन क्लियर है। तो इसको नंबर के लिए कोई वैल्यू नहीं मिलेगी और वो जो सब रूटीन है वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन जो है वो जनरेट करेगी। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम। ये बहुत ही मतलब हम लोगों ने अभी 37-8 प्रॉब्लम्स कर ली, सारे डिफरेंट थे, लेकिन ये मुझे बहुत यूनिक लगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अभी इसको देखो, ये आ जाएगी आपको, ये प्रॉब्लम आप लोग करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं और कैसे आ रहा है ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोगों से
बाकियों से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाओ इसको, क्योंकि आप लोग जब डिफरेंट आंसर दोगे नहीं तो ये स्पून फीडिंग होगी। क्लास तो चलेगी, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगे बाद में। फर्स्ट सेकंड स्टार थर्ड, सेकंड स्टार थर्ड। तो ऐसा ही आया है, आई सपोज सभी का क्यों आ रहा है मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। तो पहले i इज इक्वल्स टू 0 है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ फास्ट। तो कुछ रहे भी या ना रहे कि कंपाइलर जब भी इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगी फॉर लूप को, ऑटोमेटिकली इसको ये प्रिंटफ मिलेगी। तो ये फर्स्ट डेफिनेटली प्रिंट हो गया। अभी 0 है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, तो 0 इज लेस देन 2, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होते हैं एंड प्रिंटफ 2। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, एंड में क्या है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपको प्रिंट करना है। तो डेफिनेटली ये कोई कंडीशन नहीं है, एज दिस इज ट्रू, ये ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करेगी। हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट पार्ट अभी नहीं होगी। जब भी कंडीशन होगी इनिशियलाइजेशन के बाद, उसके बाद आपके फॉर लूप की जो भी स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो ये जो है फर्स्ट प्रिंट हुई, सेकेंड प्रिंट हुई, उसके बाद स्टेटमेंट प्रिंट होगी। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट है, हुआ इंक्रीमेंट, फिर क्या प्रिंट करना है, थर्ड। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जब एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद ये थर्ड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या है, अभी आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, 1 हो गई है। जब 1 होगी, ये कंडीशन क्या है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन। मैंने जब ये प्रोग्राम इसके आगे वाला प्रोग्राम में किया, ये तब मैंने कहा ये इनिशियलाइजेशन है, ये पहली बार ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगी। तो अगर ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन है तो इस प्रोग्राम में ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन है। तो ये इस कंडीशन के बाद पहली बार जब फर्स्ट प्रिंट हो गया, उसके बाद ये और एग्जीक्यूशन नहीं करेगी। अगर ये एग्जीक्यूशन नहीं करेगी तब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगी। आई पहले 0 था, इंक्रीमेंट हुआ, ये क्या हो गया है अभी 1। तो 1 इज लेस देन 2, एज 1 इज लेस देन 2, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट एंड में क्या करेगी, नेक्स्ट कंडीशन को देखेगी। सो दिस विल गेट प्रिंटेड। तो पहले थर्ड थी और थर्ड के बाद मेरा क्या होगा कि सेकंड भी प्रिंट होगा। सेकंड प्रिंट हो गई, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट के पहले क्या होगा, कंडीशन चेकिंग के बाद स्टार प्रिंट होगा। फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है कंडीशन चेकिंग के बाद वो पहले एग्जीक्यूट करेगी। ये कंडीशन चेक होगा, फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो इसमें भी वही होगा, पहले कंडीशन चेक हुआ, ये एग्जीक्यूट किया, ये एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपकी सेकंड भी प्रिंट हो गया और सेकंड के बाद स्टार भी प्रिंट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस अगर होगा तो आई अभी क्या हुआ, 2 हो गया। और एंड उसके बाद क्या होगा, थर्ड है तो थर्ड ऑब्वियसली प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंटफ लिखा है, थर्ड प्रिंट हुई। अभी वैल्यू क्या है, 2 है। जब इस कंडीशन में जाएगी व्हेन i इज इक्वल्स टू 2, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन फेलियर होगा। तो अगर ये कंडीशन फेलियर होगा तो एंड ऑपरेशन आप जानते हो कि अगर कोई भी कंडीशन एक फॉल्स हो गया, उसके आगे वाली चेक करने की ही जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, ये आप जानते हो। तो अगर ये फॉल्स हो गया तो ये नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा।
और ये अगर नहीं एग्जीक्यूट करेगी, कंडीशन अगर फेलियर हो गया तो इंक्रीमेंट भी नहीं एग्जीक्यूट करेगी, तो और कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट सेकेंड स्टार थर्ड सेकेंड स्टार थर्ड, तो ये प्रिंट होगा। ये बताओ, ख्याति शर्मा। आयुष श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव रिस्पॉन्स करो बेटा। आयुष, हम क्वेश्चन दिखा दो। आयुष श्रीवास्तव बेटा रिस्पॉन्स करो। ख्याति शर्मा, ख्याति शर्मा, जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे किसी को अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आप लोगों की रेगुलर सारे जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं सबकी अटेंडेंस शीट है, और सबको सबके अटेंडेंस शीट इस डिपार्टमेंट में जाती है। तो इसलिए अगर आप लोगों को लगता है इस सब्जेक्ट की वेट नहीं है या इसकी सिलेबस में नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी डिपार्टमेंट में आ गए हो, डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट है, सभी की लगती है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, अटेंडेंस नहीं आएगी, उसकी इफेक्ट आप लोगों को बाद में समझ में आएगा। युवराज। यस मैम। बताओ बेटा इस प्रॉब्लम की आंसर क्या होगी? जिसकी माइक में प्रॉब्लम है वो मैसेज में इंटरेक्ट करो। वो मैसेज में अपनी आंसर लिखो, मैंने बार बार कहा है। मैम इसमें कंपाइल टाइमर नहीं होना चाहिए। और किसी को क्या लग रहा है? संस्कार, आपको एक ही आंसर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई भी एक ही आंसर को आपको चूज करना है, आप और नहीं दे सकते।
तो जो भी जिसको भी जो भी लग रहा है, एक ही आंसर आप लोगों को बताना है। ख्याति शर्मा, मैंने बहुत बार बुलाया आपको, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगी। ऑल्दो आप क्लास में शुरू से हो, लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, नॉट इन मैसेज, और आप ऐसे भी वॉइस में भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, अटेंडेंस नहीं मिलेगी आपको। हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, दिखाती हूँ, एक सेकंड। तो इस लोकेशन को देखा, आइडेंटिफाई करो क्या हो सकता है, और इस मॉडिफायर को, एक्सेस मॉडिफायर को यूज करो। अब 4 रहे तो प्रिंट होगा ही फर्स्ट स्टेटमेंट से। होना चाहिए। कौन सी लोकेशन से प्रिंट करेगी बताओ। मैम CHARY से प्रिंट करेगा। आप लोगों की स्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रिंग समझ में नहीं आती है, तो नेक्स्ट असाइनमेंट में जो है मैं स्ट्रिंग की ही प्रॉब्लम दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? ये लास्ट वाली, ये लास्ट वाली ऑप्शन देखो, और इसको देखो, मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हो रहा है। ये है, तो स्ट्रिंग में ना आप अगर ऐसे लिखोगे, ये भी वैलिड है, ये भी सेम ही चीज इसको ही इंडिकेट करता है, और ये जो है ये भी सेम चीज को इंडिकेट करते हैं। तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हो, ये तीनों ही जो है ये वैलिड है, ये तीनों ही कंस्ट्रक्ट। और इसमें क्या है कि अगर आप कैरेक्टर की तरह कैरेक्टर शो करना चाहते हो, तो ये एक ही कैरेक्टर ले सकती है, जो कैरेक्टर को ये पॉइंट करेगी उसी कैरेक्टर को खाली ले सकती है। अभी इसके पोजीशंस को देखो, कितने पोजीशंस में क्या है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 0 से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, जो भी है आपकी ये कैरेक्टर, ये 0 से स्टार्ट होगी। तो आप लोग 0 से स्टार्ट करना है इसको, 0 1 2 3 4। 5 किसको पॉइंट करेगी? P को पॉइंट करेगी। As it's written as string specified
स्पेसिफायर, स्ट्रिंग स्पेसिफायर दिया हुआ है, इसलिए क्या करेंगे, जो भी आप स्टार्टिंग एड्रेस को मेंशन करोगे, ये है स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है। इसको जब भी आप मेंशन करोगे तो आगे वाला जब तक इसको नाल नहीं मिलेगी, नाल पॉइंटर जब तक इसको नहीं मिलेगी, ये क्या करेगी, पूरा जो है आपका स्ट्रिंग, ये नाल कैरेक्टर जब तक इसको नहीं मिलेगी, पूरा जितना भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स है सबको प्रिंट करेगी, ठीक है। तो अगर एस परसेंटेज है तो और इसको पॉइंट कर रही है, तो इससे स्टार्ट करके बाकी जितना भी जाएगा सारा कुछ ये प्रिंट करेगी। तो इसलिए ये 3 बार ये प्रिंट हो रहा है, क्योंकि तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और मैम सी प्लस प्लस में एरर देगा नहीं? करके देखो कि उसमें स्ट्रिंग लिख के डिक्लेरेशन भी ऐसे नहीं होती। ये परसेंटेज किसमें एरर देगी बता? मैम उसमें एसटीआर की डिक्लेरेशन में एरर देगी। एसटीआर की डिक्लेरेशन मतलब ये कैरेक्टर एरे? मैम ये स्ट्रिंग करके लिखते हैं ना आप, स्ट्रिंग एसटीआर। आप इस पे भी लिख सकते हो, कैरेक्टर एरे में क्यों एरर देगी? आपकी कैरेक्टर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, तो इसमें क्यों एरर देगी बताओ? कैरेक्टर एरे करके अगर स्पेसिफाई करेंगे तो अगर उस चीज को छोड़ दो तो बाकी तो सेम ही आउटपुट आएगा दोनों में। आना तो चाहिए। चलो देखते हैं, चलो इसी प्रोग्राम को करके देखते हैं। इसमें C++ है, क्या एरर देगी कि नहीं? मैम C++ में सी आउट लिखना पड़ेगा ना? हाँ, सिंटैक्स चेंज करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं मैम। तो हाँ, तो आप खुद करके इसको देखना, ठीक है। सारा कुछ लगा पे तो सी आउट सी इन देके, सी इन की जरूरत नहीं है, खाली सी आउट देके इसको प्रिंट करना है। सी आउट दो और एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर देके प्रिंट करो इसको। तो आप जावा में भी ले सकते हो, आप सी में भी लिख सकते हो, C++ में एरर नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसके बाद अगर %C को हम लोग देखेंगे, आप अगर स्ट्रिंग से डिक्लेयर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप अगर इसमें इंक्लूड ना करोगे string.h तो बहुत सारे एरर्स आ सकती है सी में। लेकिन जैसे स्ट्रिंग, अगर इसमें आप string.h करके, जितना मैं आपकी प्रॉब्लम को समझी, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन जिस चीज में लग रहा हो वो सी में ही आपको प्रॉब्लम हो। तो ये देखो, जो आप कह रहे हो वो सी में होता है। सी में जब आप ऐसे स्ट्रिंग करके डिक्लेयर करते हो ना, तो अननोन टाइप नेम स्ट्रिंग, ऑल्दो यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज string.h। और वो स्ट्रिंग के लिए होता है। तो कैरेक्टर एरे अगर यूज करोगे, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये C++, जावा सभी में कैरेक्टर एरे ऐसे देके उसमें स्ट्रिंग डाल सकते हो, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन इसमें स्ट्रिंग लिख के ये वैलिड नहीं होगा। इसमें अगर स्ट्रिंग एरे ऐसे लिखोगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। as you have seen, ये देखो, वो आइडेंटिफाई नहीं करेगी। तो चलो हाँ, तो सी में ही आइडेंटिफाई नहीं करेगी। और आपका अगर कोई भी अलग क्वेश्चन है जो कि C++ का है, आप खाली इसको सी आउट करके मॉडिफाई करके देख लो, खुद ही कर सकते हो। तो इसको मॉडिफाई करके देखो। और ये जो है, ये str, ये भी सिमिलर है,
सबकी इनकी जो नोटेशंस है ये भी सेम है, लेकिन एज दिस इज गिविंग यू दैट पर्सन सी, तो ये क्या करेगी, एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगी, नॉट द एंटायर स्ट्रिंग अप टू नाल। ये जैसे कि नाल तक प्रिंट कर रहा था, ये नाल तक प्रिंट नहीं करेगी। whatever specific whatever location you are specifying, it will print only, it will extract that character only and it will print that. so इसमें अगर str6 करेंगे तो ये जो है h, ये आपकी स्पेसिफाइड होगा इस लोकेशन के लिए, और इसलिए ये खाली h 3 बार प्रिंट होगा इसमें। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस तो इजी है, ये सारे क्वेश्चंस उतनी डिफिकल्ट नहीं है। 2-4 क्वेश्चन जैसे कि इसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, उसमें आप लोगों को स्ट्रिंग के बारे में और भी ज्यादा, मैं इसलिए स्ट्रिंग को दी हूँ, स्ट्रिंग के कई ज्यादा प्रॉब्लम्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास उसको सबको करेंगे। तो ठीक है, चलो अभी अटेंडेंस ले लेते हैं आज की क्लास की, और ये सारा चीज मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन वो नॉर्मल जैसे इंटरनेट में एक्सप्लेनेशन है वैसे ही रहेंगी, ये सब नहीं रहेगी उसमें। ये कैसे इसको डिफरेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे मॉडिफाई करके लिखेंगे तो डिफरेंट आउटपुट आएगी, क्या रीजन एग्जैक्टली हो सकती है, वो आप लोग थोड़ा सा करना। अभी तक टाइम है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलो इसका हो गया मैम, लगभग टाइम हो गया। ठीक है, ये एक इसके सॉल्यूशन कर लो, इसके अभी हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप लोगों को पता है कि स्ट्रिंग में क्या होता है तो इसको देखने की भी इवन प्रॉब्लम को जरूरत नहीं, खाली ये दोनों स्टेटमेंट देखोगे, ये और ये, इसमें ही आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, जो भी जिसको लग रहा है बताओ, मैं आंसर बता दूंगी। मैम बी होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए? बी 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 ए होगा। अपर केस होगा। क्या लग रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है आप लोगों की सी में? मतलब मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, 2-4 एक्सेप्शन छोड़ के। आप लोगों को खुद को अगर एसेस करने के लिए बताए कहे जाएंगे तो आप कैसे एसेस करोगे अपने आप को? सी जितने भी पढ़े, 3 क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोगों के असेसमेंट क्या है, कैसा लग रहा है? फिर और कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगी, और ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेटली बी नहीं प्रिंट करेगी, एंड द रीजन इज जब भी आप सी कोई भी कैरेक्टर ऐसे पॉइंटर को डिक्लेयर करते हो, अभी जो भी स्ट्रिंग पॉइंटर सी में आया है रिसेंट जो कंपाइलर्स है, वो सारे कंपाइलर्स इसको स्टोर करेंगी रीड ओनली मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी में आप रीड कर सकते हो उसको, मतलब ये एकदम कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा अगर आप रीड ओनली मेमोरी में लिखते हो। रिसेंट जितने भी कंपाइलर्स है वो सारे स्ट्रिंग एरे को क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं रोम में। इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट खुद करके देखना, तो रोम में लिखेंगे, इसके थ्रू अगर आप इसकी जो कंटेंट है उसको अगर पास भी कराओगे, ये द्रोणाचार्य, फिर आप क्या कर रहे हो, ये स्ट्रिंग पॉइंटर की कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जो भी ऑपरेशन है आपको नहीं जाननी है क्या ऑपरेशन है, आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। दिस ऑपरेशन मीन्स यू आर मॉडिफाइंग, यू आर ट्राइंग टू मॉडिफाइंग द स्ट्रिंग। और ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों?
बिकॉज ऑफ ROM. ROM इज रीड ओनली मेमोरी. उसमें आप इट इज नॉट राइटेबल. इट इज नॉट राइटेबल. तो जो भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस आप परफॉर्म करोगे वो वैलिड नहीं होगा, वो आपको लिखने ही नहीं देगा. इसलिए आप अगर बहुत पुरानी, जैसे कि आप लोग कॉलेज में यूज करते हो टार्बो सी वगैरह, ये बहुत पुरानी सी कंपाइलर से, इसमें हो सकता है ये चल जाए, लेकिन जो भी रिसेंट कंपाइलर से उसमें ये नहीं चलेगी. आप ये प्रोग्राम जो आईडी में यूज करके आप लोगों को प्रोग्राम दिखाती हूँ उसमें, या कोई रिसेंट वर्जन्स के आईडी में अप्लाई करके देखना, या अगर आपके पास कोई भी बॉर्न जो भी सी की नई कुछ अगर वर्जन्स है तो उसमें डाल कर देखना, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी. तो लास्ट ऑप्शन सी विल बी वैलिड कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट है. और अगर ये कंडीशन आपकी नहीं रहेगी, कंपाइलेशन एरर रहेगी, आप कंपाइलेशन एरर को टिक मार्क करना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं. अगर इसके कंपाइलेशन एरर रहेगी, कंपाइलेशन एरर में टिक मार्क करना, क्योंकि ये ROM में स्टोर होता है और ROM राइटेबल नहीं है, उसमें एरर आएगी. समझ में आया? थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. तो आई एम एंडिंग द, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ नेक्स्ट क्लास आप लोग थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे क्लास में. तो चलो एंड करती हूँ, अब जाओ नेक्स्ट क्लास के लिए.